लिसनर्स, वेलकम टू अनस्पोकन डिज़ायर्स। मैं हूँ सिया और आप मेरे साथ सुन रहे हैं सैड ट्रूथ का एपिसोड नंबर 16। कॉर्नर में खड़ी वो शख्सियत कोई और नहीं बल्कि दादी थी। सफेद साड़ी का पल्लू कंधे से गिरा हुआ था, हाथों की उंगलियां थोड़ी थोड़ी कांप रही थी और आंखें जैसे किसी धुंधलाए सपने को सच होते देख रही हों। उन्होंने रुद्रवीर को आन्या के कमरे से बाहर निकलते हुए देखा और एक पल को तो जैसे समय थम गया। उनकी आंखें फैल गईं, सांस जैसे गले में अटक गई। ये मैंने सही देखा ना? उनकी सोच और नजरें दोनों लड़खड़ा गईं। रुद्रवीर के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। वो किसी तूफान की तरह कमरे से बाहर निकला, बिल्कुल खामोश, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, जैसे वो अभी किसी आग से गुजर कर आया हो। दादी वहीं जड़ हो गई, उनके पांव जमीन में धंसे जैसे। दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन शरीर पूरी तरह से सुन्न। उनकी आंखों के सामने से अतीत की बहुत सी परतें एक पल में गुजर गईं। एक माँ की तरह उन्होंने रुद्रवीर को बड़ा किया था। वो हर उसकी चाल, उसकी नजरों का मतलब जानती थी, और आज उन्होंने उसमें कुछ देखा जो उन्हें अंदर तक हिला गया। कुछ सेकंड तक वो बस खामोशी से वहीं खड़ी रहीं। हवा के झोंकों में उनका पल्लू हिलता रहा और आरती के घंटे अब बहुत दूर से आते हुए लगने लगे, जैसे सब धुंधला हो गया हो। फिर उन्होंने धीरे धीरे खुद को संभाला, हाथों से दीवार को थामकर आगे बढ़ी। उनके कदम भारी थे, लेकिन दिल में एक सवाल जल रहा था जो अब जवाब मांग रहा था। वो रुद्रवीर के कमरे की तरफ बढ़ गई, चेहरे पर चिंता, आंखों में तूफान और दिल में एक डर कि कहीं अब बहुत कुछ बदलने वाला है। रुद्रवीर अपने कमरे में तेज कदमों से चक्कर काट रहा था। उसके चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था, भौहें तनी हुई, होंठ भींचे हुए और आंखों में एक अजीब सी उलझन। उसका मन बुरी तरह बेचैन था। हर बार जब वो खुद को समझाने की कोशिश करता, अंदर का तूफान और तेज हो जाता। उसका सांस लेना भी भारी लग रहा था। कमरे की दीवारें जैसे और पास आती जा रही थी, जैसे कोई अदृश्य बोझ उसकी छाती पर रखा हो। उसने एक बार खिड़की से बाहर देखा, गंगा की तरफ, जहां सब शांत था, लेकिन उसके अंदर सब कुछ बिखरा हुआ था। क्या हो रहा है मुझे? उसके मन में बार बार यही सवाल घूम रहा था। तभी उसने अपने कंधे पर किसी के हाथ की हल्की सी छुअन महसूस की। सिर्फ एक स्पर्श, लेकिन उसमें एक ऐसा स्नेह था जो उसे भीतर तक हिला गया। रुद्रवीर का शरीर एक पल को सिहर गया। उसने झटके से खुद को पलटाया, आंखों में डर, हैरानी और एक क्षणिक असहायता। और सामने दादी खड़ी थी, सफेद बाल, गहरी आंखें और चेहरे पर एक नमी, जैसे उन्होंने सब कुछ देख लिया हो पर अभी कुछ नहीं कहा। उनकी आंखों में वो शांति नहीं थी जो रुद्रवीर को हमेशा सुकून देती थी, बल्कि आज उसमें एक सवाल था, गहरा, चुप और तकलीफ दे। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। रुद्रवीर कुछ कहना चाहता था, पर आवाज गले में ही अटक गई। उस एक नजर में दादी सब समझ गई थी। अब जवाब देना बाकी था। रात का सन्नाटा पूरे हवेली में पसरा हुआ था, लेकिन जैसे ही रुद्रवीर ने पलट कर देखा, दरवाजे पर खड़ी दादी की छाया देखकर उसका चेहरा सफेद पड़ गया। दादी, आप यहाँ? उसकी आवाज में हैरानी साफ झलक रही थी। इतनी रात को आप अभी तक जाग रही हैं? उसने कुछ सेकंड में ही दादी से एक के बाद एक कई सवाल पूछ डाले। उसकी आंखों में चिंता भी थी और आश्चर्य भी। आप ठीक तो हैं ना? कुछ हुआ है क्या? रुद्रवीर का दिल तेजी से धड़कने लगा।
वो समझ नहीं पा रहा था कि इस वक्त दादी का यूं अचानक आना कोई संयोग था या कोई तूफान आने से पहले की खामोशी। दादी कुछ पल तक बस खामोशी से रुद्रवीर के चेहरे को देखती रहीं, जैसे उसकी आंखों में छुपे हर सवाल, हर बेचैनी को पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। उनकी झुर्रियों भरे चेहरे पर एक थकी हुई पर ममता से भरी मुस्कान थी। फिर धीरे से बोली, क्या बात है बेटा, नींद नहीं आ रही तुम्हें? उनकी आवाज में वही पुरानी ममता थी, लेकिन उसमें चिंता की एक हल्की सी कंपी भी थी। दिल परेशान लग रहा है तेरा, कुछ है जो तुझे सता रहा है। उन्होंने अपने कांपते हाथों से रुद्रवीर के कंधे को थामा, जैसे वो उसे बिना कहे ही सब कह देना चाहती थी। उनके सवालों में शब्द कम थे, लेकिन भाव बहुत कुछ कह रहे थे। अरे नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं है। रुद्रवीर ने जबरन मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज खुद उसकी बेचैनी बयां कर रही थी। बस ऐसे ही ऑफिस के कुछ काम थे, उसने नजरें चुराते हुए कहा। थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन वो भी सॉल्व हो जाएगी। उसकी जुबान जैसे बार बार लड़खड़ा रही थी। वो बातों के पीछे कुछ छुपा रहा था और दादी जैसे सब समझ रही थी। रुद्रवीर ने उनकी तरफ देखा, फिर एक पल को आंखें झुका लीं। वो नहीं चाहता था कि उसकी दिल की कसमकश, उसका टूटा हुआ हौसला दादी की आंखों से टकरा जाए। वो जानता था, अगर दादी ने उसकी आंखों में छिपे दर्द को देख लिया तो वो बिना कुछ पूछे सब समझ जाएंगी। इसलिए वो अपने मन को कड़ा करता हुआ बोला, सच में? और कोई बात नहीं है दादी। लेकिन उसके शब्द जितने भी हल्के थे, दिल उतना ही भारी था। वहीं दादी रुद्रवीर की बातों को सुनकर चुपचाप उसके चेहरे को देखती रहीं। कुछ पल यूं ही खामोशी में बीत गए। फिर उन्होंने अपना कांपता हुआ हाथ उसके गाल पर रखा और बेहद नर्म आवाज में बोली, बेटा, मैं तेरी दादी हूँ, यानी कि तेरे पापा की भी माँ। मैं तेरे चेहरे की एक एक रेखा पढ़ सकती हूँ। तू क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है, सब समझ आती है मुझे। रुद्रवीर ने नजरें झुका ली, जैसे उसकी आंखों के पीछे छुपी बेचैनी अब किसी से छुपी नहीं रही। दादी ने हल्के से उसकी थोड़ी ऊपर की और आंखों में झांकते हुए कहा, झूठ मत बोल बेटा, अपनी दादी से तो बिल्कुल नहीं। तुझे उसकी याद आ रही है ना, आन्या की? उनका स्वर प्यार से भरा था, लेकिन उसमें एक ऐसी समझदारी थी जो वक्त के कई सालों से गुजरी होती है। एक माँ का दिल बेटे के लिए जो महसूस करता है, वही आज एक दादी अपने पोते में देख रही थी, टूटा हुआ दिल। जैसे ही रुद्रवीर ने दादी की बात सुनी, उसका चेहरा एक पल को जैसे सुन्न पड़ गया। वो कुछ सेकंड तक बिना पलक झपकाए दादी की आंखों में देखता रहा और फिर अचानक जैसे अपने अंदर का सारा गुस्सा और उलझन बाहर निकालने लगा। दादी, ये आप क्या कह रही हैं? उसकी आवाज में हैरानी से ज्यादा खुद को संभालने की नाकाम कोशिश थी। क्यों याद करूंगा मैं उसे? कौन है वो मेरे लिए? कुछ भी तो नहीं। उसकी आंखें भले ही गुस्से से भरी थी, लेकिन उनमें एक हल्का सा दर्द तैर रहा था, जो उसकी हर बात को झूठा बना रहा था। मुझे लगता है आप ही उसे इतना याद कर रही हैं, तभी तो अभी तक सोई नहीं है और अब उस लड़की की याद का इल्जाम मुझ पर डाल रही हैं। उसने चेहरे को जोर से दूसरी तरफ मोड़ा, जैसे वो अपनी नम होती आंखें दादी से छुपा रहा हो। लेकिन दादी तो दादी थी, उसकी आवाज में छुपे टूटेपन को वो अच्छे से पहचान चुकी थी। रुद्रवीर की बात सुनकर दादी कुछ पल तक चुपचाप उसे देखती रहीं। उनकी आंखों में अब सिर्फ ममता नहीं थी, बल्कि एक ऐसी सख्ती थी जो सिर्फ उन रिश्तों में होती है जहां प्यार बेहद गहरा होता है। धीरे से उन्होंने गहरी सांस ली, फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, अब तू मुझसे झूठ बोलेगा रुद्र? उनकी आवाज में न कोई ऊंचाई थी, न ही गुस्सा,
बस एक ठहराव था, एक यकीन जो सालों के रिश्ते में पला था। मैं तेरी दादी हूँ बेटा। मैंने अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। इतना तो सीख ही लिया है मैंने जिंदगी से कि इंसान की आंखें वो सब कह देती हैं जो उसकी जुबान छुपाना चाहती है। उन्होंने आगे बढ़कर रुद्रवीर के कंधे पर हाथ रखा। मैं तुझे देखकर ही समझ सकती हूँ कि तेरे मन में क्या हलचल चल रही है, इसलिए मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत कर बेटा, क्योंकि तुझे पढ़ना मेरे लिए अब भी सबसे आसान काम है। उनके शब्दों में वो गर्माहट थी जो रुद्रवीर को तोड़ने के बजाय धीरे धीरे उसकी दीवारें गिराने लगी थी। दादी, आप ये क्या बोले जा रही हो कब से? सच में कुछ समझ नहीं आ रहा आपकी बातों का। रुद्रवीर ने जानबूझकर अपनी नजरें इधर उधर फेर ली। अपनी दादी की आंखों में झांकने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाया। उसकी आवाज में घबराहट थी और बातों में एक बचकानी सी सफाई। वो जानता था दादी की आंखें सिर्फ देखती नहीं थी, पढ़ती थी, मन के पन्ने तक खोल देती थी। अगर उसने एक भी पल उनकी आंखों में झांका तो उसका झूठ चट से पकड़ लिया जाएगा। उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी साफ नजर आ रही थी। और दादी, जो इतने सालों से उसे अपने हाथों से पाल रही थी, कैसे न समझती कि उसका मन अंदर ही अंदर किसी तूफान से जूझ रहा है। वहीं दादी ने रुद्रवीर का चेहरा अपने कांपते हाथों से थामा, जैसे वो उसकी आंखों में छुपी सारी उलझनों को पढ़ लेना चाहती हूँ। कुछ पल तक वो बस उसे देखती रही, फिर बहुत धीमे लेकिन ठहरे हुए लहजे में बोली, रुद्र, कहीं ना कहीं तू भी आन्या की मासूमियत से वाकिफ था। तू जानता था कि वो तेरे लिए कोई खतरा नहीं, फिर भी तू उसे डांट नहीं पाया। वो रुकी और थोड़ी गहराई से उसके चेहरे को नजरों से टटोलते हुए आगे बोली, सच बता बेटा, कहीं तू उससे जुड़ तो नहीं गया है? तू तो हमेशा दिल से दूर रहता था सबके, फिर उसके सामने इतना खामोश क्यों हो गया? दादी की आवाज में कोई इल्जाम नहीं था, सिर्फ एक माँ जैसी चिंता और उस औरत की सच्चाई जिसने जीवन को करीब से देखा था। रुद्रवीर की पलकें थरथरा उठीं और वो चुपचाप सिर झुका गया, क्योंकि दादी ने वो सवाल पूछ लिया था जिसका जवाब शायद अब उसके पास भी नहीं था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दादी। रुद्रवीर ने दादी के कांपते हुए हाथों को अपने दोनों हाथों में लेकर बेहद नर्म लहजे में कहा, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। मैंने वो लड़की यहाँ इसलिए नहीं रहने दी क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ। नहीं दादी, ये फैसला मैंने सिर्फ और सिर्फ आपकी खुशी के लिए लिया था। वरना सच कहूँ तो मैं उसे उसी पहले दिन घर से निकाल देता जब उसने पहली बार मेरे सामने जुबान चलाई थी। वो पल भर को रुका, फिर अपनी नम होती आंखों को छुपाते हुए आगे बोला, लेकिन जब मैंने आपको उसके लिए दुआ मांगते देखा, जब देखा कि आपकी आंखों में उसके लिए वो ममता है जो आपने अपने बेटे और पोते को भी नहीं दी, तो मैं चुप रह गया। रुद्रवीर का गला भर आया था। मैं जानता था अगर मैंने उसे निकाल दिया तो आप टूट जाएंगी। और दादी, मैं आपको टूटते हुए नहीं देख सकता। उसने दादी के हाथ को अपने दिल पर रख दिया। देखिए ना, अभी भी आप उसी के बारे में सोच सोच कर इस उम्र में इतनी रात तक जाग रही हैं, जबकि आपकी दवाइयों का वक्त भी निकल गया है। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने कभी नहीं चाहा कि आप यूं तड़पे दादी। बस यही वजह थी कि मैंने उसे घर में रहने दिया, आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। वो दादी अब भी चुप थी। उनकी आंखें बस रुद्रवीर के चेहरे पर टिकी थी, जैसे उसके शब्दों से ज्यादा उसकी खामोश आंखों और थरथराती सांसों को पढ़ रही हों। कुछ पल बाद उनके मन ने खुद से कहा, बस कर बेटा, और कितना झूठ बोलेगा? तेरा चेहरा तो वो सारा सच चीख चीख कर कह रहा है जो तू अपनी जुबान से कभी नहीं कहेगा। दादी के दिल में एक टीस सी उठी।
मैं जानती हूँ तू आन्या के लिए कितना बेचैन है। तुझे पता भी है जब उसका नाम आता है तो तेरी आंखों में कैसी हलचल होती है, और जब वो सामने नहीं होती तो तेरी रूह जैसे तड़प उठती है। उनकी आंखों की कोरों में हल्की नमी उतर आई, पर वो अब भी बाहर से शांत थी। तो दिखावा करता रहेगा, पर मैं तेरी दादी हूँ रुद्रवीर। मैं तुझे बचपन से पढ़ती आई हूँ। तेरी खामोशी भी मेरे लिए शोर करती है। कुछ देर तक यूं ही रुककर दादी ने धीरे से उसका हाथ छोड़ा और भारी कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। हर कदम जैसे उनके दिल की किसी परत को हल्का कर रहा था, पर आंखों में वही सवाल ठहरा हुआ था, क्या रुद्रवीर कभी खुद मान पाएगा उस लड़की के लिए अपने दिल में पलते तूफान को? दादी के जाने के बाद कमरे में फिर से सन्नाटा पसर गया, लेकिन रुद्रवीर के भीतर तूफान और भी तेज हो गया था। वो बेचैनी से कमरे में इधर उधर चक्कर काटता रहा, जैसे उसका दिल और दिमाग आपस में लड़ रहे हों। दादी की हर बात, हर लफ्ज अब उसके कानों में गूंज रहे थे। वो खुद से बड़बड़ाने लगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं क्यों सोचूं उसके बारे में? उससे मेरा कोई वास्ता नहीं। वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। हर बार जब वो ये बोलता, उसकी आवाज और भी कमजोर और टूटती हुई सी लगती, जैसे उसके शब्द खुद उस पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। वो जोर से एक गहरी सांस लेकर रुका, फिर खींचकर अपनी मुट्ठी भींची। क्यों इतनी बेचैनी हो रही है फिर? क्यों? अब उसकी सहन शक्ति जवाब देने लगी थी। गुस्से और घबराहट में उसने ड्रॉअर खोला, सिगरेट का पैकेट और लाइटर निकाला और तेज कदमों से बालकनी की तरफ बढ़ गया। बाहर रात की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके अंदर तो आग लगी हुई थी। उसने सिगरेट को पैकेट से निकाला और अपने सख्त सूखे होंठों के बीच रख लिया। लाइटर जलाया, लेकिन हाथ थोड़ा कांप रहा था। शायद ये वही बेचैनी थी जो वो खुद से छिपा नहीं पा रहा था। जैसे ही आग जली, रुद्रवीर ने सिगरेट का एक लंबा गहरा कश लिया, जैसे वो धुएं के साथ अपने अंदर के तूफान को बाहर निकालने की नाकाम कोशिश कर रहा हो। अंधेरे में जलती सिगरेट की रोशनी उसकी आंखों की थकी हुई नमी पर पड़ रही थी, और वो चुपचाप खड़ा रहा। एक ऐसा लड़का जो अपने जज्बातों को खुद से ही झूठ बोलकर दबा रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। एक अजीब सी खामोशी थी, ना गुस्सा, ना दर्द, ना कोई सवाल, बस एक थका हुआ सूनापन जो उसकी आंखों से टपक रहा था। वो अपनी बालकनी की रेलिंग से टिककर एकटक आसमान को देख रहा था। ऊपर पूरा चांद खिला हुआ था, साफ, शांत, लेकिन बेहद तन्हा। चांद की रोशनी में उसके चेहरे की कठोर रेखाएं और भी साफ दिख रही थीं, पर उस ठंडी रोशनी में भी उसके भीतर की तपिश छुपी हुई थी। वो बिना पलक झपकाए बस आसमान में झिलमिलाते उन चमकते सितारों को निहारता जा रहा था, जैसे उन दूर दराज रोशनियों में अपनी उलझी हुई भावनाओं का कोई जवाब तलाश रहा हो। एक पल को ऐसा लगा मानो वो खुद से भी दूर हो गया है। ना कोई उम्मीद, ना कोई इकरार, बस एक ठहरी हुई खामोशी और चांद की परछाई। सिगरेट अब धीरे धीरे बुझ रही थी, पर उसकी आंखों की बेचैनी अब भी धधक रही थी। दिन बीतते जा रहे थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी वीरान पहाड़ी रास्ते पर धूप उतरती है, चुपचाप और बेरंग। धीरे धीरे सबने अपनी जिंदगी की रफ्तार पकड़ ली थी। हर कोई अपने अपने काम में उलझा हुआ था, जैसे कुछ हुआ ही न हो, जैसे किसी का जाना बस एक छोटा सा पड़ाव रहा हो। पर रुद्रवीर के लिए वो पड़ाव नहीं, एक ठहराव था। उसने खुद को पूरी तरह काम में डुबो दिया था। ऑफिस, मीटिंग्स, रिपोर्ट्स, सब कुछ इतना ओवरलोड कर लिया कि खुद को थकाकर भूल सके उस एक लड़की को जिसने उसकी तन्हा दुनिया में हल्का सा रंग भर दिया था।
पर जज्बातों को क्या काम के नीचे दबाया जा सकता है। हर बार जब वो थककर अपने कमरे में लौटता या किसी खिड़की के पास चाय का कप लेकर खड़ा होता, तो उसकी आंखों के सामने वही मुस्कुराता हुआ चेहरा तैर जाता। आन्या, वो मुस्कान जो अब हकीकत नहीं सिर्फ याद बन चुकी थी, लेकिन इतनी जिंदा कि हर पल उसे भीतर से तोड़ती जाती थी। 3 महीने बीत चुके थे और इन 3 महीनों ने बहुत कुछ बदल दिया था, पर रुद्रवीर की आंखों में छुपे इंतजार को नहीं। वो अब भी कभी कभी दरवाजे की तरफ यूं ही देखने लग जाता, जैसे उम्मीद अब भी कहीं सांस ले रही हो। जहां एक तरफ आन्या एक बंद पिंजरे में कैद थी, वहीं दूसरी तरफ मायरा ने अपना हर दांव खेलने शुरू कर दिए थे। उसका मकसद साफ था, रुद्रवीर के और करीब आना, उसे पूरी तरह बांध लेना। अब वो अक्सर उसके ऑफिस आने लगी थी, हर बार एक नई अदा, एक नया बहाना और एक नई मजबूरी लेकर। आज भी वो रुद्रवीर के कैबिन में बिना पूछे दाखिल हुई। उसके हाथ में एक फाइल थी, पर उसकी आंखों में कोई काम नहीं, सिर्फ चाल थी। वो मुस्कुराकर उसके सामने कुर्सी पर बैठ गई और थोड़ा पेट पर हाथ रखकर मासूमियत का नाटक करते हुए बोली, बेबी, देखो ना, तुम्हारा और मेरा बच्चा मुझे कितना तंग कर रहा है। उसने जानबूझकर अपनी आवाज में नरमी घोली। धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, हर दिन तुम्हारी याद दिलाता है। वो अपना हाथ अपने पेट पर फिराते हुए एक फीकी सी मुस्कान मुस्काई, लेकिन उसकी आंखों में कब्जा पाने की एक अजीब सी जलन थी, जैसे हर चीज को सिर्फ अपना बना लेने का जुनून हो। रुद्रवीर चुप था। उसके हाथ में पकड़ी पेन की पकड़ कस गई थी, पर चेहरा अब भी उसी पुराने भावहीन मास्क में छिपा हुआ था। अंदर ही अंदर उसका दिल उस मासूम नाम के पीछे छिपे झूठ को चीख चीख कर पहचान चुका था, पर हालात ऐसे थे कि वो चाहकर भी कुछ कह नहीं पा रहा था। मायरा ने पहले से ही अपने खेल की हर चाल बिछा रखी थी। उसने पेट के नीचे एक स्पेशल मेडिकल पैड बांध रखा था, जिससे देखने में ऐसा लगता था जैसे उसका बेबी बम्प धीरे धीरे उभर रहा हो। अब वो रुद्रवीर के करीब आने के हर मौके को ऐसे इस्तेमाल कर रही थी, जैसे उसके झूठ को हकीकत में बदल देने का कोई मोहिनी मंत्र उसके पास हो। उस दिन ऑफिस के शांत माहौल में वो धीरे धीरे रुद्रवीर के पास आई। उसकी आंखों में बनावटी ममता थी और होठों पर एक अधूरी सी मुस्कान। वो बहुत नरमी से बोली, रुद्र, देखो ना, हमारा बेबी अब सच में ग्रो कर रहा है। उसने रुद्रवीर का हाथ पकड़कर अपने पेट पर रखा, जहां उस पैड के नीचे एक कृत्रिम उभार था। देखो ना, अब तो बम भी थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है। अब और देर मत करो। मुझे लगता है हमें अब शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हारे नाम की जरूरत है मुझे, और इस बच्चे को भी। उसकी आवाज में एक अजीब सी मासूमियत थी, लेकिन रुद्रवीर की आंखें उस मासूमियत के पीछे छुपे दबाव और चाल को पढ़ने लगी थी। फिर भी जब उसके हाथ उस नकली बम से टकराए, तो उसके भीतर कहीं एक अनजाना सा एहसास जागा, एक बेचैन कर देने वाला जुड़ाव जो वो कभी नहीं चाहता था। शायद उस झूठ की लगातार दोहराव ने सच के जैसे एहसास देना शुरू कर दिया था। वो चुप रहा, बस एक गहरी सांस लेकर पीछे हट गया। पर उसका मन अब धीरे धीरे मायरा के उस भ्रम में फंसने लगा था, जहां सच्चाई और झूठ के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही थी। रुद्रवीर का ध्यान अब पूरी तरह मायरा के पेट पर था। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई थी, एक मासूम सी उम्मीद, एक पल भर का जुड़ाव, जैसे वो उस बच्चे को सच में महसूस करना चाहता हो। मायरा की बातों को पूरी तरह अनसुना करते हुए वो धीरे धीरे झुकने लगा। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए अपना कान मायरा के बेबी बम्प के पास ले जाना चाहा, जैसे उस नन्ही सी जान की धड़कन को सुनकर एक पल को सुकून पा सके। पर तभी मायरा एक झटके में पीछे हट गई।
रुद्रवीर की भौहें सिकुड़ गईं। उसकी आंखों में सवाल था और मायरा की आंखों में अचानक घबराहट। क्या हुआ? उसकी नजरें मायरा को सीधा घूरने लगी, जैसे वो उसकी हर हरकत का मतलब समझने की कोशिश कर रहा हो। मायरा ने झंपते हुए जल्दी से नजरें चुराईं और बनावटी मुस्कान के साथ बोली, वो रुद्र, मुझे थोड़ी सी बेचैनी हो रही है। शायद ज्यादा देर खड़े रहने से हो रहा है। मैं जरा बाहर वॉक करके आती हूँ, ताजी हवा से शायद आराम मिल जाए। उसकी आवाज में कंपी थी, जैसे कोई पकड़े जाने से बच रहा हो। वो खुद को संयमित दिखाने की कोशिश कर रही थी, पर उसके चेहरे का रंग और दूरी बनाए खड़े रहना उसकी असली घबराहट बयां कर रहा था। रुद्रवीर अब भी उसे घूर रहा था। शक की एक पतली सी परत उसके दिल में उतरने लगी थी। मायरा धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी, जैसे भागना चाहती हो उस एक पल से जो उसका झूठ बेनकाब कर सकता था। मायरा हमेशा यही करती थी। हर बार जब रुद्रवीर उससे थोड़ा और करीब आने लगता, जब उसकी आंखों में सच्चे जुड़ाव की कोई हल्की सी चमक दिखती, वो फौरन खुद को पीछे खींच लेती, क्योंकि उसे पता था अगर रुद्रवीर ने जरा भी गहराई से महसूस किया तो उसका झूठ, उसका बनावटी बम्प, उसकी फर्जी ममता सब कुछ उजागर हो जाएगा। इसलिए वो हर पल संभल कर चलती, हर हरकत, हर सांस पर नापतोल कर नाटक करती, ताकि रुद्रवीर को कभी भी उस पर शक ना हो। वो जानती थी कि उसकी एक भी चूक उसके पूरे खेल को तहस-नहस कर सकती है। इसलिए हर बार जब रुद्रवीर थोड़ा ज्यादा भावुक हो जाता या बेबी के बारे में कुछ महसूस करना चाहता, मायरा फौरन कोई बहाना बना देती। कभी पेट में हल्की सी बेचैनी, कभी थकावट, तो कभी अचानक जरूरी फोन कॉल। उसके लिए ये सिर्फ बहाने नहीं थे, बल्कि उसकी सच्चाई को ढकने वाली एक परत थी। वहीं दूसरी तरफ एक अंधेरे सड़े हुए कमरे में अकेली पड़ी थी आन्या, कमजोर, टूटी हुई और पूरी तरह से बेदिल दुनिया से कटी हुई। कमरे की दीवारें सीलन से भरी थी। दरवाजे की नीचे से छनकर आती हल्की सी रोशनी उसके फर्श पर गिरे आंसुओं की बूंदों को भी देख पा रही थी। वो एक गंदे से गद्दे पर चुपचाप बैठी थी। उसका कांपता हुआ हाथ धीरे धीरे अपने पेट पर फिर रहा था, जहां एक मासूम जिंदगी उसके अंदर सांस ले रही थी। उम्मीद की आखिरी किरण की तरह उसकी आंखों से आंसू जरजर करके बह रहे थे, पर अब उन आंसुओं को पोंछने की भी ताकत नहीं बची थी। फिर भी कांपती उंगलियों से उसने अपने गाल साफ किए और भर्राई आवाज में बोली, आई एम सॉरी बेबी। आपकी मम्मा बहुत बुरी है ना? आपको कोई भी खुशी नहीं दे पा रही, ना सही खाना, ना साफ हवा, ना एक प्यार भरी नींद। उसने गहरी सांस ली और अपनी हथेली अपने पेट पर सहेजते हुए बोली, मुझे क्या पता था कि मेरी अपनी ही दी मुझे इस तरह कैद कर देगी। मैंने तो सोचा था कि तुम्हारे पापा से मिलूंगी, मां डैड को फिर से गले लगाऊंगी, दादी के हाथ का खाना खाऊंगी, पर देखो न बेबी, आज मैं सबसे दूर हूँ। उसकी आवाज कांपने लगी। और अब तुम भी अपने डैड से दूर हो। उन्हें नहीं पता कि तुम उनकी जिंदगी में आने वाले हो, और मुझे नहीं पता कि वो कभी जान भी पाएंगे या नहीं। आन्या अब पूरी तरह टूट चुकी थी। कमरे की घुटन उसके अंदर की घुटन से हार मान चुकी थी, पर उसके अंदर एक नन्हा दिल अब भी धड़क रहा था, और वही धड़कन उसकी आखिरी उम्मीद थी। उस अंधेरे सिसकियों से भरे कमरे में आन्या जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी। उसकी पीठ दीवार से टिकी थी और एक हाथ उसके पेट पर था, वो बेबी बम्प जिसे अब वो सिर्फ महसूस ही नहीं कर रही थी, बल्कि उससे बात कर रही थी।
जैसे वही उसकी आखिरी उम्मीद हो। एक गहरी टूटी हुई सांस के बाद उसने धीरे से कहा, तुम्हारी मासी को सब पता है, पर वो कभी नहीं बताएगी मुझे, कभी नहीं बताएगी कि तुम्हारे डैड कौन है। इतना कहते ही जैसे बांध टूट गया, आंसू ज्यादा तेजी से बहने लगे। चेहरा लाल हो चुका था, पर उसने उन्हें बेरहमी से पोंछ डाला। पर बेबी, उसकी आवाज अब जिद्दी और माँ जैसी सख्त हो चली थी। आपकी मम्मा आपसे प्रॉमिस करती है, इस दुनिया में आने के बाद मैं तुम्हें हर खुशी दूंगी, तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। तुम जो बोलोगे मम्मा वही करेगी, सब कुछ करेगी। उसने फिर अपने पेट को चूमा और फूट फूट कर रोने लगी। पर अभी माफ कर दो मम्मा को, अभी मम्मा बहुत कमजोर है, बेबस है, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रही है। लेकिन बेटा, ये वादा है, तुम मेरी ताकत बनोगे और मैं तुम्हारी दुनिया बन जाऊंगी। मैं बहुत मजबूर हूँ बेबी। उसकी आवाज कांप रही थी, आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। काश मैं उस दिन दीदी के साथ पार्टी में गई ही न होती, काश मैं उनके पास रहने आई ही न होती। उसने अपने सिर को दीवार से टिका दिया, जैसे अब सोचने की भी ताकत नहीं बची हो। तो शायद आज मेरी जिंदगी यूं बिखरी हुई न होती, आज मैं अपने मॉम डैड के साथ होती, उनके आंगन में, उनकी गोद में, उनकी लाडली बेटी बनकर। उसका गला भर आया, हाथ फिर से बेबी बम्प पर गया। मुझे क्या पता था, मेरी दी, मेरी अपनी दी मेरे साथ ऐसा करेगी। मैं तो सोचती थी कि वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं, हमेशा मेरी फिक्र करती हैं। उसने कांपते हुए होठों से एक करुण मुस्कान दी जो आंसुओं के बीच खो गई। पर शायद मेरे लिए उनके दिल में कभी प्यार था ही नहीं, बस एक नफरत थी जो मुझे बर्बाद करके ही सुकून ले पाई। कुछ देर वो चुप रही, सिर्फ उसकी सिसकियां कमरे में गूंजती रहीं। काश किसी ने मुझे पहले ही बता दिया होता, तो मैं उस प्यार के दिखावे में न उलझती। काश मैंने उनकी आंखों में छिपी सच्चाई पढ़ ली होती, तो आज तुम्हें, मेरे बेबी, ये दर्द न सहना पड़ता। लेकिन अभी तो ये बस शुरुआत थी। आन्या को आगे और कितने जख्म झेलने हैं, इसका उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था। वो ये नहीं जानती थी कि उसके आंसू अभी सूखे भी नहीं थे और किस्मत ने उसके लिए और भी आंधियां तैयार कर रखी थी। अब देखना ये है, क्या रुद्रवीर वाकई आन्या से नफरत कर पाएगा, या फिर उसके अंदर की बेचैनी, हर पल की वो दूरी उसे धीरे धीरे उस मोहब्बत की गिरफ्त में खींच लाएगी जिससे वो भागना चाहता है। क्या रुद्रवीर की नफरत आन्या के टूटे सपनों पर भारी पड़ेगी, या उस अधूरी मोहब्बत की तपिश उसे फिर से जोड़ देगी। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी और साथ ही ये एपिसोड काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पर क्लिक करें। जैसे ही आप लाइक बटन दबाएंगे, आपको कमेंट सेक्शन की जगह एक हाइप का बटन दिखेगा, आपको बस वो प्रेस करना है। जैसे ही आप वो प्रेस करोगे, जल्द ही आपके लिए नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगा।